जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज कई सारे अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं और अपडेट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंशु जोशी जी, जो हर हफ्ते हमारे साथ मौजूद होती हैं। अंशु जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, आपके इतने सुंदर शो पर मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत जो है दुनिया का ये कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक एपिसेंटर बनता जा रहा है। ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम भारत विज़िट की बात करें तो उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उनकी विज़िट कन्फर्म है। दूसरी तरफ क्वाड 2026 समिट की पे भी बात हो रही है, ब्रिक्स की बात हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत की डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी बदली और कई ऐसे देशों के साथ हमारी एंगेजमेंट और हमारे रिश्ते रहे जिनके साथ सोचना थोड़ा-सा मतलब सोचा नहीं जा सकता था ऐसे समय में। और हुँ। भारत की एफटीएस की बात करें, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पे हम आज की चर्चा रखेंगे और एक-एक करके हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रम्प की विज़िट और क्वाड से के रिवाइवल पे आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ क्योंकि ट्रम्प की तरफ से ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वो अगले वर्ष भारत आएँगे। क्वाड को लेकर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि क्वाड डेड है, क्या अभी उसमें दम है, क्या कुछ है? आप इस पर क्या और कैसे इसको देखती हैं? अ, देखिए, इस बात पर लगातार मैंने जब भी अपने विचार व्यक्त किए तो मैंने कहा था कि ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना जो भी उनके डोमेस्टिक फ्रंट पर चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और आसपास की विशेषकर पश्चिमी एशिया में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई थी, तो वहां पर ईरान को कंटेन करने की दृष्टि से, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज रखने की दृष्टि से, अ, जिस प्रकार के डिसीजंस और स्टेटमेंट्स वो लगातार देते चले आ रहे थे, उसका खामियाजा उनको स्वयं को, उनकी राजनीति को और उनके लोगों को भुगतना पड़ेगा। और वो हमने आगे होते हुए देखा भी। और इस वक्त अमेरिका में किस प्रकार के हालात हैं आर्थिक चुनौतियों की दृष्टि से, वो भी हम सभी समझ रहे हैं। तो पहले ट्रंप ने इस प्रकार के बयान दिए कि वे भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार का जो क्वाड समिट है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये एक ऐसा इनफॉर्मल, इसको हम एक संगठन कह लें, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यूट्रलिटी, स्टेबिलिटी और एक शांति बनाए रखने के लिए, इस पूरे क्षेत्र को, प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए लगातार काम करता है। और इसमें भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान, दो महत्वपूर्ण और देश हैं, तो 4 सदस्य देश हैं इसके। और हमने लगातार विगत कुछ वर्षों में इसका एक मोमेंटम बनते हुए देखा है। मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं, ये कि किसी किस्म का मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये एक ऐसा अलायंस है, ऐसा संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए देशों के किस प्रकार से हम साझा विकास के लिए साथ में आकर के प्रयास कर सकते हैं, इस पर काम कर सकता है। बहुत बहुआयामी क्षेत्रों में क्वाड काम करता है, अपार्ट फ्रॉम द इट्स की एरिया विच इज लाइक स्ट्रेटेजिक एरिया, या हम कहें कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एरिया। तो ट्रंप ने पहले इस प्रकार के इंडिकेशंस दिए जब हमारे ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स हुए, हमारे ऊपर जो ये हेफ्टी टेरिफ्स ट्रंप ने थोपे। इसके बाद ट्रंप ने इस प्रकार के इंडिकेशंस दिए कि वे भारत नहीं आएंगे। और मैंने लगातार इस बात को कहा कि यदि ट्रंप इस प्रकार के प्यूनिटिव मेजर्स भारत पर लेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे इसका जो खामियाजा है वो ट्रंप को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड पर इसका असर पड़ेगा। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका जिस तरह से अपने लगातार प्रयासों को बनाए हुए है कि चीन को यहाँ पर एक कंटेन किया जा सके, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ट्रंप को ही चुनौती मिलेगी। तो अब देखिए, अब वो वही चीज हमें अलाइन होती हुई दिख रही है। अब ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, लेटेस्ट आई थिंक 6 नवंबर को ये स्टेटमेंट आया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और वे शायद अगले वर्ष भारत आ सकते हैं शुरुआत में, या क्वाड का जो समिट होने वाला है जिसकी अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, तो इसमें भी हमको शिरकत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय से जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें तो यही बताया गया है कि इस प्रकार की कोई जानकारी कि वो किन डेट्स पर आना प्लान कर रहे हैं या क्या विषय रहेंगे, तो अभी एक औपचारिक रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी या घोषणा हमारे विदेश मंत्रालय ने नहीं दी है। तो थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे, पर निश्चित तौर पर
हम क्वाड के यदि समिट की दृष्टि से देखें, और भारत अमेरिका के भी संबंध, अभी देखिए वो हिस्टोरिक एक 10 इयर्स का जो हमारा डिफेंस अग्रीमेंट था, वो उसको हमने रिन्यू किया है अगले 10 वर्षों के लिए। तो यहाँ एक पॉजिटिव सिग्नल्स तो मिलते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं अंबर। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो ये अभी स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा रोचक भी होगा, कि वो अगले 4 दिन में या एक हफ्ते में अपने इस स्टेटमेंट को बदलना दे। अंशु जी, भारत की जब हम बात करते हैं तो क्वाड की बात हो गया, फिर ब्रिक्स, दोनों में भारत है। तो बिल्कुल। भारत की दोनों तरफ जो प्रेज़ेंस है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? डिप्लोमैटिक जगलिंग कहें या फिर एक मास्टर स्ट्रोक कहें भारत का, डिप्लोमेसी का? ये निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति में अंतर्निहित जो हम तत्व देखते हैं, जिसमें हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें हम पूरी वसुधा अर्थात इस पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानने की बात करते हैं, और फिर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और हम किसी भी देश पर अटैक ना करने की बात करते हुए कैसे हम साझा सहयोग से आगे बढ़ सकें, इसकी हमारी विदेश नीति में हम बात करते हैं। ये निर्धारक तत्व हैं हमारी विदेश नीति में। हम पंचशील की जब बात करते हैं, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो हम देखते हैं कि एक तरफ भारत क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का भी मेंबर नेशन है, और दूसरी ओर भारत ब्रिक्स का भी मेंबर नेशन है। तो दोनों ही देशों को जब आप एक लॉबीज से जोड़ करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कैसे क्वाड की जब और हम दृष्टि डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में कंटेन करने के लिए बनाया गया, या इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बनाया गया एक संगठन है, जो 2007 में एक इनिशियली हमने इसकी फॉर्मेशन होते हुए देखी, जिसमें कि आसियान की जब मीटिंग हुई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके जो लीडर्स थे, उनकी एक इनफॉर्मल मीटिंग के दौरान हमने इवॉल्व होते हुए देखा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को। तो जापान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका ये आइडिया था। उसके बाद 2012 में उन्होंने और भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को थोड़ा आगे बढ़ाने की बात की गई, और इसमें शिंजो आबे ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के कंसेप्ट की बात की कि एशिया में इसको हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं, जिसमें यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। और 2017 में फिर हमने जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ने अपनी असर्शन को बढ़ाया, तो ये 4 देशों ने फिर क्वाड को एक रिवाइव किया, और इसके जो उद्देश्य थे वो एक सिर्फ चीन को कंटेन करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग जो वैश्विक उद्देश्य हैं उसको हम सहयोग की दृष्टि से कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें फिर भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने मनीला में पहली क्वाड टॉक की थी 2017 में, जो आसियान का समिट हुआ था उसमें। और फिर इसके बाद एक हमने ट्राइलेटरल, जिसमें कि भारत, यूएस और जापान शामिल थे, तो भारत ने मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कराया, और इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया भी बाद में शामिल हुआ। और यहां से हम देखते हैं कि एक क्वाड का मोमेंटम बढ़ा, और ये जो एनुअल क्वाड समिट है इसको हमने होते हुए देखा, जिसको कि फिर एक हमने स्पिरिट ऑफ क्वाड को यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए देखा, जिसमें इन समिट्स में एक थीम रख करके और किस तरह से अलग अलग, चाहे रीजनल सिक्योरिटी की बात करें, चीन के प्रभाव को इस क्षेत्र में न्यूट्रल रखने की बात करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करें, साझा तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को कैसे बेहतर बनाएं, इसकी दृष्टि से ये तमाम जो मेंबर नेशंस हैं इन्होंने काम करना शुरू किया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्वाड जो है वो, कई लोग इसको एक मिलिट्री अलायंस समझ लेते हैं। ये मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है। ये एक चहुमुखी, कैसे हम विकास को इस क्षेत्र से जुड़े हुए देशों को इन्वॉल्व करके आगे ले जाएं, इसको एक देखते हुए क्वाड काम करता है। तो अब भारत क्वाड का समिट होस्ट करने वाला है, और जिस तरह से भारत की विदेश नीति है, तो निश्चित तौर पर इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण थीम्स और अनाउंसमेंट्स हमको सुनने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर 2026 में भारत ब्रिक्स की भी मेजबानी करने जा रहा है। तो ब्रिक्स हम सभी जानते हैं कि इसमें कैसे ये जो है, ये चीन और रशिया की लॉबी से जुड़ा हुआ एक संगठन माना जाता है। अमेरिका को कंटेन करने के लिए या पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कंटेन करने के लिए ये संगठन काम करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ब्रिक्स को भी हम देखें तो ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसमें ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चीन है,
और हम देखते हैं कि कैसे इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है। और भारत ने इस बात को पहली बार उठाया है कि जब हम ये ब्रिक्स को, अभी हम ब्रिक्स प्लस होते हुए हमने देखा, इसमें अलग अलग दूसरे नए मेंबर नेशंस भी जुड़े। तो अब हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि क्यों ना इसका जो हम एक एब्रीविएटेड फॉर्म ब्रिक्स तो हम देखते हैं, तो उसके एक्सपैंडेड फॉर्म को हम देशों के नाम से जानते हैं, पर अब हम इसको बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें कि BRICS, तो ये ब्रिक्स का एक फुल फॉर्म होना चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने प्रपोज किया है। और इसको हम होस्ट करने वाले हैं। तो 2012, 2016, 2021 में भी हमने ब्रिक्स की मेजबानी की थी, और अब जब इसकी एक्सपैंडेड मेंबरशिप है, तो हमने 2024 में इसमें इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान, सऊदी अरब और UAE को जुड़ते हुए देखा। और अभी लेटेस्ट जो पिछले साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिरकत भी की थी, तो उसमें हमने इंडोनेशिया को एक फुल मेंबर के रूप में जुड़ते हुए देखा। 2025 की जो मेजबानी ब्राजील के पास थी, और अब हम देखेंगे कि 2026 में हम इसकी मेजबानी करेंगे। तो हमने इसमें फोकस्ड एरिया, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजिक एरिया में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएं, ग्लोबल साउथ की बात को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, ग्लोबल साउथ एक्चुअली आपसे यही सवाल अंशु जी आपके लिए लेके बैठे हुए थे कि अब की। 2026 में जो ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है, तो क्या एजेंडा होगा? रिफॉर्म्स होंगे इंस्टीट्यूशन की, या फिर हम नैरेटिव रिफॉर्म्स ऑफ नैरेटिव की बात करेंगे? बिल्कुल, दोनों ही। ये बहुत अच्छा बिंदु और प्रश्न है अंबर। और जब हमारे पास ये मेजबानी आई है, तो हमने, हमारे कुछ फोकस्ड एरियाज हैं। हमने जब G20 की भी मेजबानी ली थी, तो आपको ध्यान होगा हमने 17 क्षेत्रों में अलग अलग जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे G20 के, इनको बांट दिया था, और हमने G20 के डेमोक्रेटाइजेशन पर ध्यान दिया था। तो तभी जब हमारे पास मेजबानी थी, मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हमने G20 के फ्लेवर को चेंज किया था। हमने इसमें अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में जोड़ा, विदाउट एनी डिसेंट दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ। और हमने ये भी देखा कि कैसे तमाम अलग अलग लॉबीज के देश भारत आए, नई दिल्ली आए, और हमने मेजबानी की थी G20 की। और Tier 2 और Tier 3 सिटीज जो थे भारत के, वहां तक G20 गया। अलग अलग जो वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें थी, वो G20 जो भारत के छोटे छोटे शहरों में हुई, और इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट्स और गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट्स को बहुत बढ़ावा मिला। तो उसी कुछ मुझे लगता है कि कंसेप्ट पे हम जब ब्रिक्स की मेजबानी करेंगे, तो एक तो हम कैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में कोऑपरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा दें, इसको लेकर के बात करेंगे। हम ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है, उसको कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको हम बढ़ावा देने की, और इससे जुड़े हुए हम एक रोड मैप पर बात करेंगे। हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो हमेशा से ब्रिक्स का एक प्रायोरिटाइज्ड उद्देश्य रहा है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस तरह से एक नॉर्मेटिव मैकेनिज्म को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और गवर्नेंस को इससे जुड़ी हुई हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसको लेकर के ब्रिक्स में बातचीत शुरू हो चुकी है। हम इस पर बात करेंगे अंबर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हमेशा से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है कि क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के उद्देश्य को सहयोग देते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो चाहे आप अलग अलग उद्देश्यों को एक प्रायोरिटी देते हुए ऑन ग्राउंड हम क्या एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन आइटम्स वितरित करते हैं, उस दृष्टि से देखें, या एक नैरेटिव फॉर्मेशन की दृष्टि से देखें, हम दोनों ही दृष्टि से जब ब्रिक्स की मेजबानी करेंगे, तो कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट आउटकम्स पूरे देश, पूरे विश्व के सामने अंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं भारत की भारत की जो डिप्लोमेसी कहें या फॉरेन पॉलिसी में हमने एक जो बदलाव देखा पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह से भारत ने उसको सॉफ्ट पावर को कहें कि किस तरह से वो स्ट्रेटेजिक मसल में बदला, कैसे सारी चीजें हुई, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी कुछ हमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अंबर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और हम हर बार कुछ अलग अलग जो वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इस बीच भारत की विदेश नीति किस प्रकार से अपने निर्धारक तत्वों को मेंटेन करते हुए, भारत का जो मूलभूत एक देश के रूप में स्वभाव है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको एक मेंटेन करते हुए हम कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बात आज हम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मुझे लगता है कि
दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अंबर, यहाँ ना कुछ कंसेप्चुअल बातें भी बताना चाहती हूँ। यदि हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध के पूरे काल को देखें, तो दुनिया, जो हम एक ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं उसमें हम अलग अलग थ्योरीज और कंसेप्ट बताते हैं, तो दुनिया यथार्थवादी हमने देखी। हमने रियलिज्म, एक रियलिस्टिक कनोटेशन से शक्ति की परिभाषा को देखा जो मिलिट्रल और टेरिटोरियल पावर तक सीमित थी। लेकिन जब हमने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा, जिसके साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ, और 90 के दशक में हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे, और इसमें हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के दरवाजे पे दस्तक दी, आईसीटी टेक्नोलॉजीज ने दुनिया के दरवाजे पे दस्तक दी। हमने ओपन इकोनॉमी को, एफडीआईज को, इन तमाम चीजों को हमने देखा कि कैसे विकासशील और विकसित देशों तक ये सारे कंसेप्ट्स पहुंचे, और बहुत बड़े पैमाने पर इन तमाम देशों में, जिसमें कि भारत भी एक था, बदलाव होने शुरू किए। तो जब हमने अपने दरवाजे खोले आर्थिक दृष्टि से, तो एक बड़े बदलाव हमने होते हुए वैश्विक स्तर पर देखे। और इसमें फिर हमने देखा कि कंसेप्चुअली जोसेफ नाय ने 1992 में सॉफ्ट पावर की एक परिभाषा दी, जिसमें शक्ति की परिभाषा में उन्होंने आर्थिक तत्वों को और सांस्कृतिक तत्वों को जोड़ दिया। पर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि भारत तो वर्षों वर्ष से, जब हम भारत की एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं, तो सॉफ्ट पावर तो भारत की विदेश नीति का हमेशा से एक महत्वपूर्ण एलिमेंट रहा है, टूल रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो अपने ये तमाम महान विश्वविद्यालय थे, जब दूसरे हम यूरोप के क्षेत्रों में जाते हैं, आज के जो ये बड़े बड़े पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालय हैं, तब वहां हो सकता है कि बर्फ के ढेर हों, लेकिन हमने अपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से, चाहे आप नालंदा देखिए, आप वल्लभी देखिए, इस प्रकार के जो तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तो यहाँ पर पूरी दुनिया से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, और यहाँ से वो ज्ञान को लेकर के फिर हमारे सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के फिर आगे जाते थे। और वहीं से इसके साथ आप देखिए कि भारत की चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, भारत का लिटरेचर हो, भारत का ज्ञान हो, तो जी ये हमारा पूरा एक हमारी एंशिएंट विजडम थी, हमारा ज्ञान था, चाहे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ये ज्ञान हो, ये पूरे विश्व तक फैला हुआ था, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, माना जाता था। तो अंबर, ये हमारे सॉफ्ट पावर की तो एलिमेंट्स थे, ये हमारी संस्कृति थी, और आज उसी संस्कृति के माध्यम से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी जो पहचान बनाई है, वो एक विश्व बंधु की पहचान बनाई है, दैट वी आर अ फ्रेंड ऑलवेज एंड फॉर एवर। तो जब भी अपने पड़ोसी देशों को भी किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़ी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ फेज ऑफ रिलेशंस दैट वी हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम, हमने इन तमाम देशों की मदद की। आप चाहे नेपाल जैसे देश को देखिए, श्रीलंका जैसे देश को देखिए, इनफैक्ट हमने वक्त जरूरत के समय पाकिस्तान की भी सहायता की है, तुर्की को देखिए। तो अभी जो बदलाव तेजी से हो रहे हैं पूरी दुनिया में, 2 युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस प्रकार की स्थितियां बनी होती हैं, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेषकर भारत ने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति के माध्यम से पाकिस्तान जैसे देशों को एक कड़ी चेतावनी दी कि आतंकवाद को भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अलग अलग मंचों से हमने इस बात को कहा, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी गर्जना को एक वैश्विक स्तर पर बताया भी कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। फिर इसके बाद जो ट्रंप ने हमारे ऊपर एक अभी जो ये प्यूनिटिव मेजर्स वाला फेज चला है अब, इसके बाद हमने एक रीअलाइनमेंट का फेज तो शुरू किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे चीन के साथ चीजें सुधरी। एससीओ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिरकत की। आप देखिए कि रशिया के साथ हम कैसे रिश्तों को और तेजी से आगे बढ़ाते हुए ले गए, और हमारे जो दूसरे तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यूरोप के पार्टनर्स हैं, आप यूके को देखिए, एफटीए साइन करते हुए हम देखिए, ईयू के साथ हम लोग एफटीए को लेकर के तेजी से हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि कैसे फ्रांस और इजराइल जैसे जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ सहयोग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की दृष्टि से आपको उदाहरण दूं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे, और इसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिस प्रकार का भी ये एंगेजमेंट बना हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत जब अपनी उंगली थोड़ी भी टेढ़ी करता है, तो फिर पाकिस्तान जैसे देशों की खैर नहीं है। तो एक अभी हाल फिलहाल जो एक आप मोमेंटम बना हुआ देख रहे हैं, एक रीअलाइनमेंट आप देख रहे हैं, उसमें हम ये ना भूलें कि हमारे जो पुराने सहयोगी हैं, जैसे कि रशिया हुआ या फ्रांस हुआ या इजराइल हुआ, वो हमारे साथ बहुत सुदृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं अंबर। और इसके अलावा अपने आस पड़ोस के जो देश हैं, और जो दूसरे ऐसे देश हैं हमारे साथ जो सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ हम बहुत तेजी से
आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को हम सिक्योर किए हुए हैं। जी हाँ। जैसे कि अंशु जी आपने भी बताया कि भारत किस तरह से ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है ईयू, यूके, कतर और कई सारे बड़े देशों के साथ इनफैक्ट अभी भी हमारी बातचीत चल रही है, फाइनलाइज़ हो जाएगा। लगातार पीयूष गोयल जी कहीं न कहीं जा ही रहे हैं एफटीए को लेकर। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको लेके कि चाइना प्लस वन जो पॉलिसी रही उससे आगे बढ़कर वर्ल्ड प्लस इंडिया एक मॉडल बनता जा रहा है? निश्चित तौर पर अंबर, आप यदि अभी आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में देखें, तो कई लोग अमेरिका को इसका कारण बताते हैं कि अभी तक हम बहुत एक कंफर्टेबल ज़ोन में थे, अमेरिका के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे, जिस तरह का ट्रेड सरप्लस था और बहुत हो हल्ला हुआ जब ट्रंप ने हमारे ऊपर हेफ्टी टैरिफ्स लगाए। मैं लगातार इस बात को कह रही थी कि भारत एक फेज्ड वाइज मैनर में अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को सशक्तिवान देश और संगठनों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। चारों दिशाओं में सहयोग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस दिशा में यदि मैं उदाहरण की बात करूं, तो यूरोपियन यूनियन के साथ आप ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात करें, यूके के साथ तो हम हिस्टोरिक एफटीए साइन कर चुके, कतर के साथ आप देखिए और दूसरी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी एक एफटीए को लेकर के या पीटीएस को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ईयू के साथ हमारा जो एफटीए है वो लगभग फाइनलाइज्ड फेज में है और इसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट भी ईयू के साथ होना है। भारत और यूके की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट हमने जुलाई 2025 में साइन किया, जिसके दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़े सकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए हम देख रहे हैं। और फिर हम देखें तो एक की गोल्स के रूप में भारत इसका प्रयास कर रहा है कि चाहे यूरोपियन सहयोगी देश हों या गल्फ कंट्रीज के देश हों, अफ्रीका के देश हों, लैटिन अमेरिका के देश हों, अपने आसपास के देश हों, ईस्ट एशिया के देश हों, उनके साथ एक फेयर और बैलेंस्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा हो। इसमें जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हम कैसे कम कर सकें, अलग अलग नए क्षेत्रों में हम कैसे अपनी इकोनॉमिक सर्विसेज को या कोऑपरेशन को आगे ले जा सके, नए सेक्टर्स को कैसे खोलें, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट मार्केट्स की में हम कैसे साथ में काम करें, और जो हमारे एक ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, विशेषकर आप देखिए लैटिन अमेरिका की तरफ जाइए, कितनी दूरी है, एक फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन मर्कोसुर के माध्यम से जो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है लैटिन अमेरिका का, वहां पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एफटीएज हो और किस तरह से हम लगातार आगे बढ़ सकें। तो जैसे ईयू हमारा एक सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2023-24 में यदि हम देखें तो 124-125 बिलियन यूरो से ज्यादा का हमारा व्यापार रहा है। तो ईयू के साथ जैसे हमारा एफटीए होता है, तो एक बहुत बड़ा हम आर्थिक क्षेत्र में दोनों के लिए ही तरक्की होते हुए हम देख सकते हैं। यूके के साथ मैंने आपको बताया ही, और कतर को लेकर के भी बिल्कुल हलचल जारी है, मोमेंटम जारी है। तो ये जो तमाम देश हैं, ईस्ट एशिया के भी जो देश हैं, जैसे साउथ कोरिया है अंबर, तो हम इन तमाम देशों के साथ, आसियान के जो देश हैं, हम इन तमाम देशों के साथ आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार एक बड़ा मोमेंटम बनाए हुए हैं। जी। अब भारत की बात करते हैं तो भारत ने हमेशा जो भारत की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जिस तरह से भारत एक फाइन बैलेंसिंग करता है, ये बड़ी चर्चा इस पर होती है। रशिया, अमेरिका और भारत एक तरफ दोनों राइवल्स हैं और इनफैक्ट भारत अब तक बैलेंसिंग करता आया है। लेकिन लेटली जो चीज़ें हुई उसको हम एक बहुत बड़ा ये नहीं कह सकते क्योंकि भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो डिफेंस कॉर्पोरेशन हमारी स्ट्रांग है और अभी रिसेंटली जो जी इंजन का जो फर्दर ऑर्डर दिया है $1 बिलियन की जो डील हुई है इसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अंशु जी कि एक तरफ तो रशिया के साथ हमारा न्यूक्लियर से लेके फर्टिलाइजर और ये सारे टाइप्स हमारे हो रहे हैं दूसरी तरफ हम यूएस के साथ जो जी हमने इंजन डील फर्दर और 113 जो इंजन का ऑर्डर दिया है और काफी बड़ा ऑर्डर है क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि भारत ने जो है एक परफेक्ट बैलेंस क्रैक कर लिया दोनों के बीच में कि किस तरह से दोनों को के साथ रिश्ते मेंटेन किए जा सकते हैं देखिए, परफेक्ट बैलेंस उस दिन स्ट्राइक हो जाएगा जिस दिन ट्रम्प भारत के प्रति अमेरिका की निर्भरता को समझते हुए कि जितना भारत के लिए अमेरिका के साथ सहयोग आवश्यक हो, उससे हम्म ज्यादा अमेरिका के लिए भारत का सहयोगी
या भारत को सहयोगी बनाए रखना आवश्यक है, वो ये समझ के जिस दिन अपने जो ये तमाम हमारे ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स लगा रखे हैं, उससे जब वो यू टर्न ले लेंगे, तब मैं कहूंगी कि एक बिल्कुल परफेक्ट एक बैलेंस हम देख पाएंगे भारत अमेरिका संबंधों और भारत रशिया संबंधों की दृष्टि से। क्योंकि हाल फिलहाल जब हम रशिया की ओर देखते हैं, जब जब आवश्यकता पड़ी है अंबर, तब तक स्ट्रेटेजिक एरियाज में हमेशा रशिया हमारे बहुत सशक्त सहयोगी के रूप में खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि आप हमारे न्यूक्लियर कोऑपरेशन की दृष्टि से देखिए या हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की दृष्टि से देखें, रशिया हमारा एक टाइम टेस्टेड सहयोगी है। लेकिन वहीं अमेरिका के साथ बीते 10 वर्षों में हमने एक रिश्तों का नया अध्याय शुरू किया, एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हमने आगे बढ़ाते हुए जो डिफेंस का एरिया था उसमें हमने अमेरिका के साथ को प्रोडक्शन की बात की, हमने अमेरिका को बड़े ऑर्डर्स दिए। तो मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि अपने अब जैसे ये तमाम F414 इंजन हैं हमारे, या हमारे जो ये F41 जीई के जो IN-20 इंजन हैं, इसको लेकर के हम जैसे काम कर रहे हैं, को प्रोडक्शन की भी हमने अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे तेजस के लिए ये F404 इंजन आवश्यक हैं। और यहाँ ये आत्मनिर्भर भारत वाली जब हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो वहां हमें अमेरिका से सहयोग मिल रहा है, तकनीकी सहयोग भी मिलना शुरू हुआ है। तो इसको देखते हुए मैंने जब पिछली बार चर्चा की थी तब भी मैंने इस बात को कहा था, और मैंने बहुत सारे अग्रीमेंट्स और क्या क्या इक्विपमेंट हम अमेरिका से लेते हैं, मैंने ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दी थी। तो हम इस बात को समझें कि इस दृष्टि से भारत और अमेरिका का के बीच का जो सहयोग है वो एक क्रिटिकल सहयोग हम कह सकते हैं। तो अभी जो इसी हफ्ते घोषणा हुई है, जिसकी आप बात भी कर रही हैं, दर्शकों को जानकारी दे रही हैं, हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL और GE एरोस्पेस ने एक बिलियन USD की डील साइन की है, जिसमें कि 113 F04 GE IN-20 इंजन जो हैं वो हमें मिलेंगे। और ये इंजन जो हैं हमारे भारत में ही बने हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A फाइटर जेट्स के लिए या तेजस जेट्स के लिए इस्तेमाल में होंगे, और इसकी डिलीवरी जो है हमें 2027 तक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो ये मिशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण प्रयास हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। और दूसरी ओर आप देखिए कि एक सेपरेटली ऑनगोइंग नेगोशिएशन को प्रोडक्शन के लिए भी चल रहा है कि कैसे ये F414 के जो GE इंजन हैं उनके को प्रोडक्शन पे भारत और GE काम करेंगे साथ में। HAL इसमें भारत की तरफ से निश्चित तौर पर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके साथ GE काम करेगा। और इसमें ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जो भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता यह है कि इन तमाम देशों से हम इक्विपमेंट ले लेते हैं पर हमें तकनीक नहीं मिलती है। तो ये अब अमेरिका की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हमने देखा है बीते कुछ वर्षों में, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एक अभी जो ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अग्रीमेंट तो साइन होने की हमने खबर सुनी है, पर एक जो फाइनल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अभी अंडर नेगोशिएशन है। तो ये हम समझें कि रशिया के साथ हमारा सहयोग निरंतर जारी है। हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से फर्टिलाइजर को लेकर के भारत रशिया में इन्वेस्ट करके अपने प्लान्स शुरू कर रहा है, वहीं न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी लगातार जारी है। और अमेरिका के साथ भी जो हमारा ये 10 वर्षों का डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसको हमने रिन्यू किया है। और अभी जो ये HAL के साथ GE की जो डील हुई है, ये भी निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बस एक सवाल और अंशु जी आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए हैं अलग-अलग। आई होप आप परेशान नहीं होंगी। एक सवाल, मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं। क्या जी। जो ये पॉलिसी है उसको नॉन अलाइनमेंट 2.0 कहना चाहिए, या फिर हम इसको कहें कॉन्फिडेंट मल्टी अलाइन्ड पॉलिसी? कैसे आप इसको देख रहे हैं? अंबर, अगर हम अपने माननीय विदेश मंत्री के और प्रधानमंत्री के विगत
5 से 10 वर्षों में प्रयासों को देखें तो वो अपने आप में एक अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन अलग-अलग मंचों से उन्होंने जो एड्रेसेस किए, उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए, तो उसमें जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ 2 या 3 वर्ष पहले जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे माननीय विदेश मंत्री ने अपना वक्तव्य रखा था, तो उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि पहले भारत को एक नॉन अलाइन्ड देश के रूप में माना जाता था, कि भारत किसी लॉबी का, किसी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन हम अब ऑल अलाइन्ड हैं और यही हमारे विदेश नीति का एक सकारात्मक परिवर्तन है। तो हमारे जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं, वो तो यथावत हैं अंबर, चाहे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की अपनी विचारधारा की, हमारी फिलॉसफी की, दर्शन की बात करें या पंचशील के सिद्धांत की बात करें। लेकिन हम पहले क्या करते थे? हम पहले तमाम जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, हम इनसे दूर रहते थे। हमने अपना एक पायनियर करके 1947 के बाद, तब खैर परिस्थितियां भी इस प्रकार की थी कि हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू किया। तो एक वो नेहरू, नासिर और टीटो की जोड़ी उस समय जानी जाती थी और बार्डुंग में ये कॉन्फ्रेंस भी हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। लेकिन धीरे-धीरे अभी का जो वर्तमान समय है, ये मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपोलर दुनिया भी नहीं, अब तो ये मल्टीप्लेक्स दुनिया है, जिसमें थीम वाइज़ जो है देश अपने बायलैटरली और मल्टीलैटरली एंगेज या डिसएंगेज होते हैं। और ये मल्टीलैटरलिज़्म जो है, इसमें हम मिनीलैटरल ऑर्गेनाइज़ेशंस भी देखते हैं कि कैसे छोटे इस प्रकार के कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस या अलायंसेस बनते हुए देखे, जैसे I2U2। तो भारत अब बहुत पॉजिटिवली इन तमाम संगठनों को अपना योगदान देता है, इनके माध्यम से वैश्विक उद्देश्यों को योगदान देता है और यही परिवर्तन है कि हम ऑल अलाइन्ड हैं। हम एक तरफ अमेरिका के भी बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम रशिया के भी बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम इज़राइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हम अपनी विदेश नीति के माध्यम से पैलेस्टीन को भी एक्नॉलेज करते हैं। यदि आप देखें तो हम चीन के भी कहीं न कहीं पार्टनर हैं, अमेरिका के साथ जिस तरह के संबंध हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये एक भारत की विदेश नीति की दृष्टि से मैं कहूंगी कि ये बहुत डायनामिक युग है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक बड़ा जो डायनामिक बदलाव है, ये एक यात्रा है नॉन अलाइंड होने से ऑल अलाइंड होने तक की। और इसमें बस यही अंतर है कि आपका कहीं ना दिखना और आपका सभी जगह दिखना। तो हम बार बार इस बात को स्पष्ट करते आ रहे हैं, मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जहां सकारात्मक सहयोग की बात होगी, जहां वैश्विक लक्ष्यों की पूर्ति की बात होगी, वहां भारत हर अलायंस के साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन किसी पर अटैक करना, किसी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चुनौती देना, किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान न करना, ये भारत की विदेश नीति का भाग बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए भारत इस बात को भी बहुत टाइम एंड अगेन विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए। तो यही एक परिवर्तन है और आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत डायनामिक, पॉजिटिव, ऑल अलाइंड हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो कि मल्टीलैटरलिज्म में विश्वास रखती है और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अपना सहयोग देती है। जी। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे जो विगत कार्यकाल रहे उसमें लगातार जितने भी विदेशी दौरे किए और जिस तरह से मेहनत से उन्होंने काम किया है, वो तो ऑफ कोर्स उसका नतीजा नज़र आता है। लेकिन वो बात अलग रही कि उनके विदेशी दौरों की भी जो विपक्ष है उसने काफ़ी उस पे चर्चा की कि मोदी जी तो हर वक़्त घूमते-फिरते रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है देश पे ध्यान देने की। आज वो नज़र आ रहा है कि अगर मोदी जी ने विदेश यात्राएँ ना की होती तो शायद भारत पर बहुत बड़ा असर नज़र आता। और आज हम जिस तरह से डाइवर्सिफाइड ट्रेड पॉलिसी की बात करें या हर तरफ भारत जिस तरह से स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है विदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और जिस तरह से एक ओवरऑल इमेज भारत की बदली है, जो डायस्पोरा है उसके अंदर एक प्राइड, एक सेंस ऑफ प्राइड हमें देखने के लिए मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी के समय में आया है, इज्जत मिलती है उनको। तो ये बड़ा बदलाव है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी की वजह से आया है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इसको याद रखा जाएगा। अंशु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने सभी सवालों पे बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय।